हेलो गाइस, कैसे हैं आप। अपन पढ़ रहे हैं सामान्य वित्तीय लेखा नियम, और सामान्य वित्तीय लेखा नियम का अपन ने नियम संख्या 2 देखा था। और नियम संख्या 2 में अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे थे जो कल अपन ने की क्लास में देखे थे। वो क्या क्या थे, एक बार सबसे पहले अपन ने कल की क्लास के अंतर्गत जो देखा था वो नियम संख्या 1 देखा था, फिर नियम संख्या 2 देखा था, और नियम संख्या 2 के अपन ने कुछ पॉइंट्स कर लिए थे। आगे के पॉइंट अब अपन अब की क्लास में देखते हैं। तो नियंत्रण प्राधिकारी के संबंध में पहले अपन पढ़ेंगे, और परिभाषाएं दे रखी हैं नियम संख्या 2 में, ऐसा मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों। तो अपन अब एक एक करके समझते हैं नियम, उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो दोस्तों, नियंत्रण अधिकारी किसको कहेंगे सामान्य वित्तीय लेखा नियम में। जहां भी नियंत्रण अधिकारी शब्द का प्रयोग किया जाए तो अपन नियंत्रण अधिकारी किसको समझेंगे। इस संबंध में नियंत्रण अधिकारी की परिभाषा दे रखी है। तो नियंत्रण अधिकारी की क्या परिभाषा दी गई है देखिएगा। विभागाध्यक्ष या अन्य अधिकारी, विभागाध्यक्ष या अन्य अधिकारी जिसको विभाग विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किए गए व्यय राजस्व का नियंत्रण का दायित्व हो तो वो क्या कहलाता है, नियंत्रण अधिकारी कहलाएगा। तो दोस्तों, नियंत्रण अधिकारी की अपन ने परिभाषा देखी। नियंत्रण अधिकारी किसको कहेंगे, विभागाध्यक्ष या अन्य कोई अधिकारी जिसको विभाग के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किए गए व्यय राजस्व का दायित्व दिया गया और नियंत्रण करने का। यानी कि सीधे शब्दों में अपन कहें, विभागाध्यक्ष या अन्य कोई भी अधिकारी जिसको राजस्व व्यय एवं राजस्व के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार दे रखा हो अपने से नीचे के अधिकारियों पर, तो वो सब नियंत्रण अधिकारी कहलाएंगे। तो अपन ने नियंत्रण अधिकारी की परिभाषा देखी। अब अपन आगे देखेंगे डीडीओ की परिभाषा। दोस्तों, डीडीओ क्या होता है, आहरण वितरण अधिकारी होता है। आहरण वितरण अधिकारी होता है। तो डीडीओ क्या होता है, सबसे मुख्य अधिकारी होता है डीडीओ। क्या कार्य करता है, आहरण वितरण के लिए अधिकृत होता है ये। आहरण वितरण के लिए अधिकृत कौन होता है, डीडीओ अधिकृत होता है। और डीडीओ का क्या होना आवश्यक है, तो दोस्तों डीडीओ का राजपत्रित अधिकारी तो सबसे पहले डीडीओ आहरण वितरण अधिकारी की परिभाषा दे रखी है। सबसे मुख्य अधिकारी होता है। आहरण वितरण करने के लिए जिस व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है वो डीडीओ आहरण वितरण अधिकारी कहलाता है। और आहरण वितरण अधिकारी केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो राजपत्रित अधिकारी हो। अब अपन अगली परिभाषा पढ़ेंगे राजपत्रित अधिकारी की। अपन ने डीडीओ की परिभाषा देख ली।
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राजस्थान सिविल सेवा नियम, राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958, 1958 की अनुसूची 1 में दर्ज पद। तो राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा अपन पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो आईएएस होता है, वो राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आएगा। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 की अनुसूची 1 में जिन पदों का वर्णन किया गया है वो सब पद भी राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आएंगे। 2 पॉइंट हो गए राजपत्रित अधिकारी के। तीसरा राजपत्रित अधिकारी कौन होगा? संविदा या करार के आधार पर जिसको राजपत्रित अधिकारी के पद पर लगाया गया हो। राजपत्रित अधिकारी के पद पर संविदा और करार के आधार पर जिस व्यक्ति को लगाया गया हो वो भी राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। और इसका अपना चौथा और आखिरी पॉइंट क्या कहलाता है? वो है जिसको राज्य सरकार जिसको राजपत्रित अधिकारी घोषित करे वो राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। तो दोस्तों अपन ने राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा देख रहे हैं। राजपत्रित अधिकारी में आईएएस ऑफिसर, आईएएस की आपने बहुत बार सुना होगा, आईएएस बोर्ड ऑफिसर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो होते हैं वो राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। दूसरा राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 की अनुसूची 1 में दर्ज जो भी पद दर्ज किए गए हैं वो भी राजपत्रित अधिकारी होंगे। किसी राजपत्रित अधिकारी के पद पर संविदा और करार के आधार पर किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है तो वह भी राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। राज्य सरकार ने किसी को राजपत्रित अधिकारी घोषित कर दिया गया है तो भी वह भी व्यक्ति भी राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। तो अपन ने अगली परिभाषा देखी राजपत्रित अधिकारी की। लेकिन दोस्तों राजपत्रित अधिकारी की जो अपन ने परिभाषा देखी है इसमें पॉइंट संख्या 1, स्थानीय निकाय या निगम कॉरपोरेशन, स्थानीय निकाय या निगम के मामले में केवल राजपत्रित अधिकारी वही व्यक्ति कहलाएगा जो दो ऊपर के पॉइंट्स में आता है। यानी कि स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्य करता है या कॉरपोरेशन में तो उसमें केवल आईएएस अधिकारी और आरएएस अधिकारी, एक तरह से राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 की अनुसूची 1 में दर्ज पदों वाले अधिकारी राजपत्रित अधिकारी कहलाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि संविदा के आधार पर जो अधिकारी नगम, स्थानीय निगम, निकाय के अंतर्गत नियुक्त है तो वो राजपत्रित नहीं होंगे। राज्य सरकार इनके अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी को किसी को घोषित नहीं करती है 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट्स के अलावा। तो इस मामले में केवल 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट वाले ही राजपत्रित अधिकारी होंगे। तो अपन ने स्थानीय राजपत्रित अधिकारी पढ़ा। अब अगला देखेंगे अपन स्थानीय निकाय प्राधिकारी। स्थानीय निकाय प्राधिकारी की अपन परिभाषा देखेंगे। जो स्थानीय निधि का प्रबंधन करने के लिए जिसको नियुक्त किया गया वो स्थानीय निकाय प्राधिकारी कहलाता है। तो स्थानीय
तो स्थानीय निधि का प्रबंधक जो होगा वह स्थानीय निकाय प्राधिकारी कहलाएगा। अगली परिभाषा ये दे रखी थी। अब इसके बाद अपनी अगली परिभाषा पढ़ेंगे आवर्तक व्यय। दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है आवर्तक व्यय कौन से होते हैं, जो निश्चित समांतराल के बाद पश्चात पुनरावृत्ति जिनकी होती है वो आवर्तक व्यय कहलाते हैं। निश्चित समांतराल पर पुनरावृत्ति जिन व्ययों की होती है आवर्तक कहलाते हैं। और अगली परिभाषा है अनावर्तक। अनावर्तक व्यय जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है वो अनावर्तक व्यय कहलाते हैं। अब अपन अगली परिभाषा देखेंगे। आवर्तक व्यय की परिभाषा अपन ने देख ली है, अनावर्तक व्यय की परिभाषा इसके जस्ट विपरीत हो जाएगी। तो अब अपन ने आवर्तक और अनावर्तक व्यय की परिभाषाएं देखी। अब इसके आगे अपन देखेंगे कोषाधिकारी। दोस्तों कोषाधिकारी कहाँ कहाँ पे होता है? कोषाधिकारी दो जगह पे होता है, जिला स्तर पर और उपखंड स्तर पर। तो जिला कोषाधिकारी कहाँ पे होता है? दो दो जगह होता है, जिला स्तर पर, उपखंड स्तर पर। और जहाँ पे कोषाधिकारी बैठता है उस कार्यालय को क्या कहते हैं? कोषागार कहते हैं। तो जिला स्तर पर क्या होता है? कोषागार होता है। और तहसील स्तर पर क्या होता है? उप कोषागार। तहसील स्तर पर जहाँ पे कोषाधिकारी बैठता है उस कार्यालय को उप कोषागार कहते हैं। तो कोषाधिकारी के कार्य क्या क्या होते हैं? कोषाधिकारी के कार्य। तो दोस्तों अपने कोषाधिकारी के 5 कार्य होते हैं मुख्यतः। नंबर 1, भुगतान और राजस्व का मासिक लेखा। भुगतान व राजस्व का मासिक लेखा तैयार करना। बिल और पेंशन का भुगतान। बिल और पेंशन का भुगतान करता है। न्यायालय के स्टाम्प रखना। और चौथा कार्य है सरकारी कर्मचारियों के भवन ऋण, वाहन ऋण का हिसाब रखना। और अपना लास्ट पॉइंट है पर्सनल पीडीए अकाउंट। तो दोस्तों कोषाधिकारी के कार्य अपन देख रहे थे, तो 5 पॉइंट हैं। भुगतान और राजस्व का मासिक लेखा तैयार करना। कोषागार से दोस्तों भुगतान किया जाता है, तो कोषाधिकारी वहाँ से किए गए भुगतान का लेखा तैयार करेंगे। और राजस्व जो कोषागार में पैसे जमा हो रहे हैं उनका मासिक लेखा तैयार करते हैं। बिलों का भुगतान, कोषागार से बिल पास होते हैं जब डीडीओ बिल तैयार करके कोषाधिकारी के पास भेजता है, और कोषाधिकारी उन बिलों को जब पास हो जाते हैं तो उनको पेमेंट बिलों का और पेंशन का भुगतान करने का कार्य अधिकारी को होता है। न्यायालय के स्टाम्प रखने का अधिकार कार्य भी कोषागार करता है। सरकारी कर्मचारियों के भवन ऋण, वाहन ऋण आदि का हिसाब, जो दोस्तों सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी पेंशन या फिर उनकी सैलरी में से जो वाहन ऋण या भवन ऋण का जो मासिक किस्तों में जो पैसा कटता है उस आधार पर इसका भवन ऋण और वाहन ऋण आदि का हिसाब किताब रखता है। और पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट, पीडी अकाउंट रखता है। कोषाधिकारी बैंक में क्या करता है? पर्सनल
पीडी अकाउंट रखता है जिसमें सरकार का पैसा जमा होता है, व्यक्ति के निजगत निक्षेप खाते, व्यक्तिगत डिपॉजिट अकाउंट रखता है। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक एक नियम का। नियम संख्या पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको आपको आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें बाद में, ताकि आपको एक एक नियम अच्छे से समझ में आए। सामान्य वित्तीय लेखा नियम जो अपन आपको स्लाइड उपलब्ध करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ कि वो सब पेज दोस्तों बिल्कुल सरल भाषा में आपको आसानी से समझ में आएंगे और मैंने समझा दिया है। आगे की क्लास देखेंगे तो और अधिक समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन देखेंगे कल। धन्यवाद।